एसएसपी हैं, कुछ डीआईजीज भी हैं, वो बोरियां देते हैं, बैग भर के देते हैं पोस्टिंग के लिए, ये बात सही है? पैसे दे के आते हैं तो उन्होंने पैसे वो लेने भी हैं और आगे पोस्टिंग के लिए भी जमा करने हैं। अभी जो आपका जो लोकल जो सिंध के अफसरान हैं वो क्या मजाक हमारा उड़ाते, वो कहते हैं कि पेट्रोलियम सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। मतलब अब लोकल से भी कल सिंध गवर्नमेंट के जो पुलिस अफसर हैं उनसे भी खराब हो गए कि सर मुझे बचा दे, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। वो डीआईजी साहब थे जो डीआईजी साहब माशाल्लाह वो थे कि मैं इधर रहना चाहता हूँ, तो उसने फिट किया हुआ जा रहा है, पैसे ले रहा था और क्यों नहीं अपने जाता इबाद फ्राम पंजाब, चाहे आप अपने सूबे में चले आओ। ये सिंधी ऑफिसर जो है ना हमारी बात नहीं मानते हैं, हमें सूट करते हैं पंजाबी अफसर जो बाहर से आते हैं, वो फिर बैठते हैं, फिर जैसे हम चाहते हैं वो करते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा किरदार है सिंध में जिसका नाम है फ़ारूक बशीर। उसके लिए कहते हैं कि वो पुलिस का वो समझो पैरेलल सिस्टम चला रहा है, पोस्टिंग ही कराता है। जो सिटिंग सीएम है मुराद अली शाह साहब से उसके इतने अच्छे कॉन्टेक्ट हैं कि वो 8-10 सालों से सीएम हाउस भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ये बात सही है? सीएम साहब जो मुराद अली शाह साहब हैं वो मेरिट नहीं देखते, वो अपना जो है वो देखते हैं तल्लुकात किससे हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि फ़ारूक बशीर नाहल तरीन दुनिया का आदमी है जिसको पंजाब लेता ही नहीं, अपना सूबे पंजाब का है वो लेता ही नहीं है। उसने क्या इसकी इधर से इसके हर काम इसका करता है, तो जवाब में फिर उसको देता है कि चलो ये ज़िला तुम्हारे 2-3 तुम पोस्टिंग ऐसे सोच के करा लो, हिसाब किताब। तो ये जो फ़ारूक बशीर है नाहल तरीन दुनिया का आदमी है, ये तुम्हारी गाड़ियाँ थाने से चोरी करा के ले जाता है। इसने 2 शोरूम बनाए हुए क्या कह रहे हैं सर आप कि जी फ़ारूक बिल्कुल। बशीर थाने से गाड़ियां चोरी करके कहाँ लेके जाते हैं? आपको बताया कि एक गाड़ी किसी की वो गुम हो गई थी, वो जब मिली तो उसने कहा ये दिखाओ नहीं, उसमें लैपटॉप था, उस बेचारे के फ़ोन थे। सर क्या इससे पहले कभी हुआ है कि वज़ीर आला का जो पीएसओ हो वो 17-18 के होते हैं, उस 20 ग्रेड का जो है फ़ारूक बशीर वो अभी तक लगा हुआ है? कभी पहले से हुआ है? 20 ने दिलवाया और ये मेरे ख्याल में मरने तक इधर ही रहेगा, इसके लिए कोई जगह नहीं है और इसकी रेपुटेशन ऐसी है। तो मैं कहता हूँ कि इतना गंदा आदमी है कि इसके लिए अगर एक आदमी तारीफ़ करे इसकी तो खुदा की कसम उसको मैं लाख रुपया इनाम दूंगा। कि एज एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला शाह साहब और मुराद शाह साहब में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एडमिनिस्ट्रेटर तो वो था नंबर 1 एज एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर 2 क्राइम कंट्रोल, नंबर 3 आदमी के पहचान कि क्या कौन सा आदमी वो पहचान, नंबर 3 अगर गंदा आदमी उसको साथ नहीं रखता था। ये नहीं है कि मेरा बंदा है तो गंदा है, जो भी है फ़ारूक बशीर है तो मेरा है, नवीद कामरान है तो मेरा, ये नहीं। कराची पुलिस चीफ रहे हैं आप। कराची में बंद बोरियां लाशें बहुत मिलती रही हैं, तो आपकी फाइंडिंग क्या है कि वो कौन बंद बोरियों में ये लाशें भेजवाते थे? ये एमक्यू वाले तो सारे यही करते थे। और दूसरी ये चीज़ें है कि आप देखें ना ये कल्चर जो है ना, ये उनका क्या मकसद था क्या था, तो बिल्कुल इनमें शक तो कोई है नहीं और तो कोई कर नहीं सकता था। सर माशाल्लाह, आप तो पूरी हिस्ट्री हैं, सारी चीज़ें आपसे और भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। सर आजकल ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा मौजू ज़ेर गौर है कि जो एसएसपी हैं, कुछ डीआईजीज भी हैं, वो बोरियां देते हैं, बैग भर के देते हैं पोस्टिंग के लिए। क्या ये बात सही है? बातें असल में ये आम चल रही है कि भाई वो जो पैसे दे के आते हैं तो उन्होंने पैसे वो लेने भी हैं और आगे पोस्टिंग के लिए भी जमा करने हैं। पब्लिक तो ये कह रही है, लेकिन मेरे नोटिस में इसलिए नहीं है, मेरे साथ कोई बात इस तरह की कोई करेगा भी नहीं। लेकिन यार असल में ये है कि कंप्रोमाइज़ तो करते हैं ना कि मुझे इसी सिंध में रहना है। भाई पीएसपी है तो आप पाकिस्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है ना। अभी जो आपका जो लोकल जो सिंध के अफसरान हैं वो क्या मजाक हमारा उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि पेट्रोलियम सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। पीएसपी मींस पेट्रोलिंग सर्विस हाँ, ऑफ पाकिस्तान। अभी ये कहते हैं कि देखो जी वो मतलब अब लोकल से भी इनका जो लोकल सिंध गवर्नमेंट के जो पुलिस अफसर हैं उनसे भी ख़राब हो गए, रेपुटेशन वाइज उनसे भी ख़राब है। और जब वो एक आदमी चाहेगा कि मैंने कराची में ही रहना है या मैंने लाड़काना में ही रहना ही है तो कंप्रोमाइज़ करेगा। तो आपको पता है कि कौन करता है इनकी पोस्टिंग, कुछ तो सीएम के पास है, कुछ तो सीएम से भी आगे निकल गई है। अब लाड़काना में माशाल्लाह एक सुमरू साहब है, बादशाह है, वो ही इज किंग। वो सबकी पोस्टिंग ही करा रहा है? सुमरा वो तो चंद उनके हाथ चंद में है उनके हाथ में। ना, हर एक को दिया हुआ है कि भाई ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन है। तो आप तो फिर जाके कंप्रोमाइज़ करोगे।
आपको एक बात मज़ेदार बताऊं, वसाणवाज मंजूर वसाण साहब होम मिनिस्टर, तो एक डीआईजी था ईस्ट में लगा हुआ, उसका कोई तबादला वो करा रहा था। आप कराची पुलिस चीफ थे या आईजी थे? मैं आवाज़ एडिशा जी कराची, एडिशनल आई कराची। तो उसका कोई तबादला करा रहा था ये वसाण साहब माशाल्लाह। तो इसको पता लग गया, तो वो ऑफिसर डीआईजी रैंक का ऑफिसर उसके पास घर गया है, नीचे पाँव में बैठ गया कि सर मुझे बचा दे, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। वो डीआईजी साहब थे जो? डीआईजी साहब माशाल्लाह वो थे कि मैं इधर रहना चाहता हूँ। तो उसने फिट किया हुआ जा रहा है, पैसे ले रहा था, उसके क्यों नहीं अपने जाता इबाद फ्राम पंजाब, अब अच्छा है कि आप अपने सूबे में चले जाओ। तो वहाँ बैठ के वो फिर वसाण साहब भी बड़ी चीज़ है माशाल्लाह, वो उसने तकरीबन जिधर भी बैठता था जिक्र यार ऑफिसर ऐसे चाहिए कि मैं खाली तबादला करा रहा था, उसको पता लग गया मेरे पाँव में बैठ गया, उठ ही नहीं रहा था। तो ये होते ऑफिसर, ये सिंधी ऑफिसर जो है ना हमारी बात नहीं मानते हैं, हमें सूट करते हैं पंजाबी अफसर जो बाहर से आते हैं, वो फिर बैठते हैं, फिर जैसे हम चाहते हैं वो करते हैं। दीज आर वर्ड्स ऑफ वसाण होम मिनिस्टर। ये तो पुलिस के लिए अच्छे अल्फाज तो नहीं हुए ना? नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भी है। ऐसे भी है। अच्छा सर, एक बड़ा किरदार है सिंध में जिसका नाम है फ़र्रुख बशीर। उसके लिए कहते हैं कि वो पुलिस का समझो कि अल्टरनेट निज़ाम चला रहा है, पोस्टिंग कराता है। जो सिटिंग सीएम है मुराद अली शाह साहब से उसके इतने अच्छे कॉन्टेक्ट हैं कि वो 8-10 सालों से सीएम हाउस भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ये बात सही है? सीएम साहब जो मुराद अली शाह साहब हैं वो मेरिट नहीं देखते, वो अपना जो है वो देखते हैं तलकात किससे हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि फ़र्रुख बशीर नाहल तरीन दुनिया का आदमी है जिसको पंजाब लेता ही नहीं, अपना सूबे पंजाब का है वो लेता ही नहीं है। उसने क्या इसकी इधर से इसके हर काम इसका करता है, तो जवाब में फिर उसको देता है कि चलो ये ज़िला तुम्हारे 2-3 तुम पोस्टिंग ऐसे चूज के करा लो, हिसाब किताब ले लो। ये इस फील्ड में रहा नहीं है, इसने जाके इसको प्रमोट करवाया 20 में, कानून के इस्लामाबाद जाता है, भरपूर सपोर्ट करता है। इसी तरह जो वसीम है, वसीम जो प्रोविंशियल है, ये जो हम कमीशन का मेंबर हुआ था, ये चेयरमैन हुआ था सिंध बलूचिस्तान कमीशन वसीम, वाले की हाँ बात, मोहम्मद वसीम वसीम साहब। अहमद, हाँ। ये भी इसके इतना नज़दीक था, जो वो पहले जो कमीशन थी उनको निकाल के इनको लाना चाहता था कि तुम अपनी टीम ले आओ, और वो इसके लिए इसके साथ काम किया था कोई प्रोजेक्ट में, और वो वाला टेक्निकल चीज़ है वो, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँ, मैथमेटिक का माहिर है, आप समझ लो। उसके लिए स्पेशली इस्लामाबाद गया है शाह साहब, उसको 22 ग्रेड दिलवाया। वाहिद आदमी है प्रोविंशियल सर्विस का जो सिंध का जो 22 ग्रेड में है, ये शाह साहब ने करवाया। अच्छा, इसके बाद ये जो फाइनेंस मिनिस्टर था माशाल्लाह मुराद अली शाह, इसके साथ वो जो था फेडरल ओम्बड्समैन आजकल बन गया है, राजपूत साहब की बात। नहीं वो तो सुबह ही है ना, ये इसके साथ रहा था सेक्रेटरी फाइनेंस। चलो सोहेल राजपूत साहब की बात कर रहे हैं। नहीं सोहेल तो प्रोविंशियल का है ना, वो तो ये था। अभी जो फेडरल में जो लगे हैं, वो 22 ग्रेड तक पहुंचाया, अभी उसको फेडरल ओम्बड्समैन बनवाया है, चल के इस्लामाबाद जाके करता है। तो नवीद कामरान बलोच हाँ साहब। नवीद, आई एम सॉरी, नवीद कामरान बलोच इसके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी रहा, और ये फाइनेंस मिनिस्टर था, और ये डीएमजी का था। मैं एडिशनल आईजी था इसका सीटीडी का। तो ये जो एक अलाउंस बढ़ा था, तो हमें ये नहीं दे रहे थे सीटीडी वालों को, इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये कहता है कि जी आपको पहले ही अलाउंस ज़्यादा मिल रहे हैं सीटीडी वालों को, जो गवर्नमेंट जो ने बढ़ाया है ये आपको नहीं देंगे। तो मेरे पास जो थे सीटीडी वाले, तो वो कह रहे थे सर आप इजाज़त दें, वो पैसे मांग रहे हैं, 1 महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो नवीद कामरान बलोच ऑनेस्ट आदमी है और डीएमजी का है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, उसने खुद लिखा है, मैंने उससे बात की है कि भाई, उसने कहा कि भाई आपको पहले अलाउंस मिल रहा है इसलिए ये कानून है कि ये आपको नहीं मिलेगा। कहता सही छोड़ो ना। 4 महीने गुजर गए, फिर मेरे पास जो है ना वो ये जो जिस पे फिल्म भी बनी है तो सीटीडी वाले थे ना ये मेरे, तो वो आके मेरे पास बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ते 4 महीने आपने देख लिया, नहीं बढ़ा ना, अब हमें इजाज़त है। तो हम हिसाब किताब देखिए अलाउंस लेंगे। 1 महीने की तनख्वाह वो लेते। यही कामरान बलोच जो मुझे कह रहा था कि जी नहीं हो सकता और फाइल पे रिजेक्ट किया था, इसके होते हुए ही 1 महीने की तनख्वाह उन्होंने काटी और दे दिया।
सर मैं यहाँ समझना चाह रहा हूँ, 1 महीने की तनख्वाह ऑफिशियली काटी है, अनऑफिशियली दे दी? अनऑफिशियली अनऑफिशियली। वो सारे जो दिए थे पहले, जो 4 महीने नहीं दिए ना, वो भी दे दिए, उन्हीं में से 1 महीने की ले ली ना उन्हें कैश। अच्छा। हाँ, वो 4 कहता सर देखे वो 4 महीने की, वो मिल चलो 4 महीने तो नहीं गए तो सर वो भी पुलिस वालों के लिए तो मशहूर है, वो लेते हैं, या पुलिस वालों ने यहाँ दिया कैसे? आपको ये नहीं पता कि ये आपको जो ट्रेजरी वाले हैं और अकाउंट्स वाले हैं, ये पुलिस वैसे बदनाम है। मैं इसमें था, पहला जिला था नुशरत फिरोज में, तो एसपी के पास जो इनाम का पावर था सिपाही को 200, तो मैं लाइन लगी, मैंने मेडल दिया, रिवार्ड दिया उसको 200 रुपये और CC3 सर्टिफिकेट, और वो दे रहा था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही लाइन लगी तो मैंने एक से लिफाफा पकड़ा, मैं दिखाओ तो पैसे है नहीं है, क्योंकि लिफाफा तो अकाउंट पकड़ा हुआ था, तो उसमें 180 रुपया था। अरे मैंने कहा 200 में तो 180 रुपया, ये कैसे? कहते थे वो ट्रेजरी वाले जो है ना, वो 10% लेते हैं। किस चीज़ के 10% लेते हैं? कहते सर वो हर बिल पे लेते हैं 10%। मैंने कहा यार ये तो मैं सुनता नहीं थी, उनका रेट तनख्वाह है और ये इनका ये हर में 10% लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो इस ट्रेजरी को बुलाओ, ट्रेजरी अफसर को। वो आया, मैंने उसको कहा कि लाकअप में जाना है या कच्चे में मुकाबला कराऊं, जो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा तू पुलिस से भी पैसे, सिपाही गरीब उसके भी तू पैसे उससे भी काटता है, किस चीज़ के? कहता सर ये मुझसे पहले। मैंने कहा बस ये बंद करो और बाकी ज़िलों को भी बताओ, मैं जिधर जाऊंगा तो बाकी पूरे सद का तो मैं नहीं ठेका उठा रहा, तो उधर ये नहीं होगा 10%। तो वो मैंने ख़त्म करवाया, लेकिन अभी मैंने पता क्या कहता, वो धंधा है शुरू है, वो मेरे साथ ही था। तो ये जो फ़र्क बशीर है, नाल तरीन दुनिया का आदमी है। ये तुम्हारी गाड़ियाँ थाने से चोरी करा के ले जाता है, इसने 2 शोरूम बनाए हुए। क्या कह रहे हैं सर आप? जी फरूख बिल्कुल, बशीर थाने से गाड़ियाँ चोरी करके कहाँ लेके जाते? आपको बताया कि एक गाड़ी किसी की वो गुम हो गई थी, वो जब मिली तो उसने कहा ये दिखाओ नहीं, उसमें लैपटॉप था, उस बेचारे के फ़ोन थे, और मेरे ख्याल में पीर फरीद सरहदी था एडिशनल एसपी। वो फिर मुझे शिकायत की, कहता सर ये लेके जा रहा है। मैंने कहा पकड़ो ये गाड़ियाँ, ये भर के लेके जा रहा है। ये आपके पास अंडर में रहे हैं सर? नहीं, मेरे अंडर में नहीं आपके रहा। अंडर में। हाँ। सर क्या इससे पहले कभी हुआ है कि वज़ीर आला का जो PSO हो वो 17-18 के होते हैं, उस 20 ग्रेड का जो है फरूख बशीर वो अभी तक लगा हुआ है? कभी पहले से हुआ है? 20 ने दिलवाया, और ये मेरे ख्याल में मरने तक इधर ही रहेगा, इसके लिए कोई जगह नहीं है, और इसकी रेपुटेशन ऐसी है। तो मैं कहता हूँ कि इतना गंदा आदमी है कि इसके लिए अगर एक आदमी तारीफ करे इसकी, तो खुदा की कसम उसको मैं लाख रुपया इनाम दूंगा, एक आदमी सर अगर ऐसी पोजीशन है, क्या मुराद अली शाह साहब को पता नहीं इसकी रेपुटेशन का? वो उसका ये होता है कि ही इज़ माई मैन। वो जो का है, मैं वही बता रहा हूँ ना कि वसीम इज़ माई मैन, उसने बेड़ा गर्क कर दिया कमीशन का, भाई इज़ माई मैन। अगला सवाल भी यही है। अब ये इसको जो मैंने बताया फेडरल उसको जो है ना ओम्बड्समैन बना दिया उसको, अभी बनवाया, साई ने बनवाया माशाल्लाह। सर वो तो फेडरल गवर्नमेंट की पोस्ट है, उनका अख्तियार है, वज़ीर आला का तो नहीं ये है ना? जाके करवाता है ना, मैं कहता हूँ 22 ग्रेड भी वसीम को उधर जाके करवाया है ना, मिलते करके करवा के जी कराए इसको, फेडरल गवर्नमेंट बैठे इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने जो ग्रुप के अफसरान हैं इनके लिए लड़ते हैं, ये बेनिफिट दिलाते हैं। ये कहता हूँ अपने मेरे मुझे पता नहीं क्यों करवाया, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि मेरे साईं ने माशाल्लाह, साईं इतनी इज्जत करता था, अब्दुल्ला शाह वहाँ से बुलाया और गले मिलता था, बुलाता था, और इधर जब भी आता था खाना मेरे इकट्ठे मुझे खिलाता था, इतनी मेरी इज्जत प्यार करता था, इज्जत नहीं प्यार करता था। अब्दुल्ला शाह साहब और मुराद शाह साहब को कैसे देखते हैं? उस वक्त मुराद शाह तो एक कंप्यूटर पे बैठा था, लैपटॉप लेके, और फ़ोन पे बैठा होता था, इंजीनियर टाइप आदमी है। अब इसका जो है ना, वो जो कराची में जिनके साथ पढ़ा हुआ है उनको भी राज़ी करता है, किसी भी ज़बान वाले हो तो उनको भी रखता है, समझे ना, और उनको भी सब जो इसको समझते हैं कि ये मेरा आदमी है। अगर आज मैं इसको कहूँ ना जाके कि सर मैं तो आपने गलती की, मैं तो तेरा आदमी था, तेरे वालिद साहब का आदमी हूँ। अभी मिलता है कभी भी फंक्शंस में, तो मुझे सामने तकीर करते उतर गुज़रता है, तो वो यार ये तो मेरे वालिद साहब के साथ है,
तो खुद आके मिलता है, ये उसको शाबाश मैं देता हूँ। सर मेरा सवाल था कि एज एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला शाह साहब और मुराद शाह साहब में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। एडमिनिस्ट्रेटर तो वो था, नंबर 1 एज एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर 2 क्राइम कंट्रोल उसका, नंबर 3 आदमी के पहचान कि क्या कौन सा आदमी वो पहचान, नंबर 3 अगर गंदा आदमी उसको साथ नहीं रखता था। ये नहीं है कि मेरा बंदा है तो गंदा है, जो भी है, फ़र्रुख बशीर है तो मेरा है, तो फलाना है मेरा है, नवीद कामरान है तो मेरा, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। नहीं उसमें मेरे। और दूसरी उसकी मज़ेदार बात ये थी कि वो खुद जाके जो खुली कचहरियाँ करता था, गांव में जाके लोगों से मिलना, तो उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, उनसे जितनी भी मिलती थी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक मरतबा और जब बर्दाश्त उसकी देखे, बर्दाश्त, ये साईं शायद बर्दाश्त न करे, मैं तो साईं की इसलिए इज्जत करता हूँ कि साईं का बेटा है अब्दुल्ला शाह का, बंदा भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन हर एक अपनी आदतें होती हैं। हेलीकॉप्टर में वो गरीब लोगों को बिठाता था, बच्चे बिठाता था जब भी आता था अब्दुल्ला शाह, तो मैंने बच्चे कोई कमदार हारी वो बिठाता था। तो कहता कि यार इनको पता लगे कि ये हेलीकॉप्टर क्या होता है, जहन में हो, आगे ये पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। फिर ये एक इधर बना रहा था, ये से कोई जहांगीर बाजार से आगे कोई कोल्ड स्पॉट इस तरह कोई बना रहा था, काम कर रहा था, वो नए नए आइडियाज़ उसके पास थे। एक मरतबा क्या हुआ कि मैं था, वो डीसी पढ़ा था हेलीकॉप्टर में इनके साथ, वहाँ पर जब दादू में थे आप? जब दादू में थे तो वह हमें ले जाता था हेलीकॉप्टर, लेकिन इतनी प्यार मुझसे करता था कि मुझे वो कहता है कि यार चल तू जो है ना इस्लामाबाद चल, मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। और मैंने कहा था अरे इधर कौन, इधर के यार डाकू तो मर गए, तो तू क्या कर रहा है, चल मेरे साथ, आ जाएंगे 2 दिन में वापस। वो जहाँ रहना संध हाउस में, इधर उधर, फिर वापस आ जाते थे। फिर उसके बाद जो है ना वो एक मरतबा क्या हुआ कि मुझे कहता है कि यार तुम्हें नमाज पढ़े वज़ू कर रहा था मैं, शबीर तुम्हें डीआईजी ना बनाऊँ। और मैंने कहा सर डीआईजी ना बनाए, डीआईजी हमारे पीएसपी होते हैं, हमारा वो सीनियरिटी होती है, आप तो बना लेंगे डीआईजी, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, मैंने कहा नहीं सर, मैं अपना जो हक अपने टर्न पे जाऊंगा उस पे जाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि अगर डीआईजी बनूंगा तो फिर ठंडा हो जाऊंगा, डीआईजी सीनियर हो जाता है, बेटर एसपीओ से काम लेता है। अभी मैं जो है ना वो एसपी खाली नहीं हूँ, एसएचओ भी हूँ। मैं सारे थाने फिरता हूँ, उनकी मेस चेक करता हूँ, फिर उनको एक एक चीज़ देखता हूँ। एसएचओ को कहता तू अपना इलाका मुझे दिखा, फिर वो जब भूल जाता है मैं कहता ये भी तेरा इलाका है। तो वो इस पे जब बहुत खुश हुआ, उसने गले लगाया मुझे, कहता मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये चीज़ थी अब्दुल्ला शाह का नंबर बदल नहीं है? नहीं। सर आपका जो पीरियड है बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत काफ़ी लंबा है, तो कौन से ऐसे सीएम थे, चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके लिए आप कहेंगे कि ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और किसको हम कहेंगे कि बद से बदतरीन है? ये बेहतरीन, मेरिट, हर चीज़, दैट इज़ ओनली अब्दुल्ला शाह, ओनली अब्दुल्ला शाह। मैं आपको बताऊँ दूसरी बात, मज़ेदार बात मैं भूल गया, डीसी वाद पड़ार, आवाज़ मीरमंद पड़ार, और उसमें एक बंदा बैठा हुआ था, मुझे कहता है शबीर इसकी पारा तो ये मेरा कमदार है, इसका मंशूर का कमदार है। तो मैंने कहा सर वो इसको मेरी पारत करें। हाँ, मैं जी सर क्या? वो मैंने कहा सर ये डाकू उधर से बलूचिस्तान से आते हैं तो मंशूर में रहते हैं, फिर ये तलाश करते हैं गिराक किसको अगवा करना है, फिर वो अगवा करके फिर वापसी पे भी मंशूर में, फिर दूसरी रात देकर जाते हैं। हाँ, तो उस बेचारे ने गर्दन नीचे की। जब गर्दन नीचे की, इन्फॉर्मेशन तो मेरी ठीक ठाक थी ना हर चीज़ में, तो गर्दन नीचे की तो कहता अरेस्ट करो, अभी अरेस्ट करो उसका कमदार जिसकी पारत कर रहा है। मैं कहा नहीं सर। कहता क्यों? सर आज सुने, ये नहीं करेंगे, इनको ये जो मारेंगे भी डाकू, और औरतों की भी भरम करते हैं ये ज्यादती, तो इसकी हिम्मत नहीं है। तो फिर मैं हाँ फिर सर एक बात है, उनको खाना भी खिलाए, डाकुओं को ठहराए भी, लेकिन एक बंदा मेरे पास भेजे और वो कहेंगे सर तेरे मेहमान आ गए, बस इनका इतना काम। कहते वो करे, अरे तू करना है? मैं सर बस खाली मेहमान आपके आ गए, बाकी मैं और मेरे मेहमान। जाम सादिक के पीरियड में सर आप रहे हैं? नहीं, उसके साथ नहीं रहा। उसके साथ आप नहीं जाम रहे? सादिक के पीरियड में
मैं आईबी में था। दूसरी बात यह है कि हमारा जो बैचमेट है इम्तियाज़ शेख, ये फ्रॉम डीएमजी, मेरा वो सेक्रेटरी टू सीएम थे। सीएम था। इसलिए सीएम हाउस में हमारा आना जाना होता था। अच्छा सर, होम मिनिस्टर भी आपने बहुत सारे देखे हैं, सबसे अच्छा आपको कौन लगा? यार होम मिनिस्टर जो है ना वो ज़्यादातर तो सीएम अपने पास रखते थे और ये पावर। मेरे वक्त में जो एक ये मिर्ज़ा साहब थे, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उन वक्त में उन दिनों में मैं था बलूचिस्तान में, क्योंकि ये मुझे अरबाब गुराहिम रहीम ने सरेंडर किया हुआ था, तो मैं फिर बलूचिस्तान चला गया। तो बलूचिस्तान में फिर वो बाद में 5 साल में मैंने बताया रईसानी तंग हो गया, तो फिर रईसानी सिंध वालों को कहा भाई अपनी चीज़ ले लो, 5 साल हो गए निकालो। फिर मुझे सिंध वापस भेजा। तो एडी CTD और एडी कराची भी रहा, IG सिंध का भी चार्ज रहा। तो मेरे दौर में होम मिनिस्टर कोई नहीं है। अच्छा हाँ, ये जो वसाड़ था, ये मिर्ज़ा मंजूर साहब हसन चले साहब। गए, वसाड़ मंजूर वसाड़ है। मंजूर वसाड़ साहब ने मुझे इससे मीटिंग करता था। अब अंदाज़ा करें यार, शान नहीं होता है ना कि तुम मिनिस्टर है। वो मुझे बुलाया उसने जो है ना मीटिंग पे घर में किधर, नीचे एक बेडरूम है, बेड भी पड़ा हुआ है, उसके नीचे 2 सोफे हैं, एक पे ये बैठा है, एक बैठा, ये मीटिंग है। वो मैंने कहा सर आप मिनिस्टर हैं, दफ्तर में आप मुलाकात करें ना, मीटिंग करें। अब मीटिंग इस क्या होती थी कि अपने फ़ायदे वाली चीज़, यार ये है कि आपको मैंने ही लगवाया है होम मिनिस्टर, तो यो एडिशा जी कराची, तो आप SHO सारे मेरे होंगे। मेरे होंगे। हाँ, मैंने कहा जी बात सुने, सारी उम्र में क्राइम कंट्रोल का, मेरा नाम ही क्राइम कंट्रोल है, डाकू मारना है, जो भी करना है क्राइम कंट्रोल। अब मैं जलील न कर कि मैं तेरे SHOs होंगे तो शाम को तो बोतल भी ले आएंगे, पैसे भी आपके पास ले आएंगे, क्राइम तो बढ़ेगा। फिर मुझे इजाज़त देना कि मैं प्रेस कार्य करूँ कि ये तो उसने रखे हुए हैं, आप उनसे जाके पूछ लो क्राइम क्यों बढ़ गया। मैं तो बदनामी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यार ये है वो है। फिर 8 दिन के बाद फिर मीटिंग की। यार आधे आधे करते, मैंने कहा कोई जायदाद बांटनी है, आधे आधे करते हैं। मैंने कहा एक काम कर, पूरे तू कर ले, ठहर, अपना एडी शाजी कोई और कराची ले आओ, मैंने आपसे काम, क्योंकि मेरी इज़्ज़त प्यारी है मुझे और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बदनामी हो। इसने क्या किया कि मैंने इसके घर पे बंदे लगा लिए थे अपने, जो अपने गार्ड बंदे लगा होती है दिए। ना, हाँ। अपने वाला का पुलिस वाले, यस। जो भी जज होते थे या जो भी ये होते थे DC DC, कमिश्नर। सारे गार्ड, इनको मैं इंटेलिजेंस के अंडर करता हूँ। अपनी पुलिस की इंटेलिजेंस, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच, उसके अंदर होते हैं वो, तनख्वाह उस ब्रांच से आती है। शाम को उनसे वो सारे रिपोर्ट ले आता है, आज कौन आया कौन गया, लिफाफा ले आया या केक ले आया या ब्रीफ केस ले आया, कितने बजे आया कितने बजे गया, सारी मिल जाती है मुफ्त में। इसीलिए ये वीक पॉइंट सारी मेरे पास थी इनकी, राइट फ्रॉम DC टू ऊपर, जब जिधर आप जा सकते। फिर अब जब होम आपने, मिनिस्टर भी, हाँ जी जी, तो फिर क्या रिपोर्ट मिली तो आपको? रिपोर्ट मिली कि सही वो एक आया था अख्तर गोरचाड़ी, तो वो आया था और उसके पास एक ब्रीफ केस भी थी और एक वो था गुलदस्ता भी था। वापस गया, केक शायद केक था और ब्रीफ केस थी। वापस गया तो दोनों उसको दे के आया और आधा घंटा अंदर बैठा रहा। ठीक है, दूसरे दिन माशाल्लाह मुझे बुला लिया बेडरूम मीटिंग, बेडरूम पे 2 सोफे पड़े हुए, अभी भी शायद यही करता होगा ये, कोई तमीज़ नहीं है। या घर में ड्राइंग रूम में तो बिठाओ ना किसी को, तो IG आ रहा है तुम्हारा एडिशन IG, तो तुम जो है ना वो बेडरूम में बिठा रहे हो सोफे पे, 2 सोफे पड़े हुए, को अकल न तमीज़, समझे, लेवल ही नहीं है मिनिस्टर की। इसको तो मेरे ख्याल में नायब तहसीलदार होना चाहिए। तो बहरहाल उसको जनाब वो कहता है यार वो जो मैं अभी आपकी लाता हूँ आपकी जगह ऑफिसर, मैंने वो कर लिए, बात हो गई है। तो वो कह रहा है कि ये जो अभी आ रही ईद उल अज़हा, वो फील्ड में नहीं रहा है काफ़ी ज़्यादा। कहता है यार ईद उल अज़हा भी ये कर ले, ईद उल अज़हा, उसके बाद आ रहा है मुहर्रम, तो मुहर्रम भी इसे करवाओ। वो जब ये हो जाए तो हलवा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊँगा। फिर मुझे बुलाया, कहता है यार अब ये है कि बस वो आ रहा है, लेकिन ये है। मैंने कहा हाँ भाई यार वाकई अख्तर गुरचानी जो है ना वो फील्ड में नहीं रहा है। हाँ, आपको कैसे पता लगा? आपको पता नहीं, मैं IB में रहा हूँ 3 साल। मुझे तो हर चीज़ का पता होता है।
तो क्या बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो आईजी वाज मुश्ताक शाह, उसने बोला कि यार अभी ये है कि वो जो ये दो काम आप कर लें, ईद उल अज़हा और वो महरम। महरम कर ले। मैं कर लूँगा। मैंने कहता है यार माफ़ करना। मैंने माफ़ क्या करना, जब तक मेरे पास है तो मैं ड्यूटी तो करूँगा। लेकिन कराची पुलिस को सलाम है यार। आपको हैरानी की होगी कि मैंने जब उसको बुला के मीटिंग की, किसको बुला के मीटिंग? कराची ज़ाहिर कराची के पुलिस अफसरान एस को। एच ओज़ एंड डी हाँ। एस पीज़ एस पीज़ मीटिंग की। उनको पता भी था कि ये तो 2 महीने में जा रहा है, लेकिन उन्होंने फुल मेहनत की, फुल कोऑपरेट किया। महसूस ही उन्हें नहीं दिया कि ये तो जा रहा है तो इसका फ़ायदा कोई वो आ रहा है। और बाकायदा जो है ना वो वाहिद एमक्यूएम के मिनिस्टर ने माना, सारों ने माना कि ये पहली मर्तबा जो है ना वो ईद उल अज़हा फटे से, क्योंकि मैंने आर्डर क्या दिया, आर्डर दे दिया कि जो खाल खींचेगा, ये खालें खींचते थे ना, इधर उधर पे। हाँ, तो उस केस जो दाखिल होगा उसका सेक्टर इंचार्ज भी उसमें शामिल होगा, जो भी करेगा उसका पॉलिटिकल हेड भी होगा। दूसरी जो छीनेगा जब पकड़े तो उसकी खाल आपने उतारनी। मैं समझ रहे हो, खाल उतारनी है जैसे जानवर की उतारते हो। वो खाल ईदी को दे देना, अब बाकी गोश्त कुत्तों को दे देना बस। और अगर वो फैक्ट्री वाले खाल वाले इनसे छीनी हुई खालें वो फैक्ट्री वाले लेते हैं तो फैक्ट्री ओनर विल बी अरेस्टेड। उसको भी शामिल करो कोई चोरी की या छीनी हुई खाले ले रहा है। ये पूरा डिसीजन तो एमक्यू वालों के खिलाफ था। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, एमक्यूएम भी जमा इस्लामी वाले भी लूटते थे ना काले, तो उस ये सारा। लेकिन यार उनको कमाल ऐसा काम किया कि एक खाल छीनने का वाक़या नहीं हुआ। इसी तरह मुहर्रम शरीफ है, ओए ओए ओए, खुदा की कसम सलाम। एमक्यूएम का जितने भी काफ़ी मिनिस्टर से बात हुई, मुझे कहते यार दोनों सलाम, इतना पीसफुल पहली मरतबा जो है ना वो कराची में मुहर्रम से हुआ। सर आप जब कराची पुलिस चीफ बने, एडिशनल आईजी कराची बने, मुझे याद है आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने कहा था कि कराची में जो भी गोली चलाएगा, मेरे पुलिस वालों के गोली मारेगा, मैं उनको गोली मारूंगा। याद है आपको? बिल्कुल कहा था। उसके बाद फिर क्या रिएक्शन आया? रिएक्शन ज़बरदस्त आया। बल्कि मैंने इनको भी कहा था कि ये जो कारोबारी लोग हैं इनको मीटिंग में बुला के बिजनेसमैन को मैंने कहा कोई छीनने आता है उसको मारो। कहता मारो, मैं लेसन लेके देता हूँ। कहता हमें तो चलाना नहीं आता, मैं नौकर साथ रख लो, उसको अथॉरिटी दे दो। मुलाजिम साथ हो, पिस्टल लेके चले, उसको अथॉरिटी होती है कि वो साथ लेके चलेगा। कोई आता है उसको मारो, बाकी काम मेरा है। कि बात अमल हो गया, ताकत ही नहीं है यार। बात ये कि आप उसको करो ना हिसाब किताब। इसी तरह जो है ना वो बलूचिस्तान में मैं गया तो जो है ना वो गोली मारे हमारे बंदे को, टारगेट किलिंग। अरे भाई अगर उसने आपको मुफ्ती को मारा है तो मुशर्रफ ने मारा है तो उससे जाकर लड़ो। पुलिस ने क्या किया गरीब ने कि पुलिस को मारते हो। मैं तो गालियाँ देता था। उसके बाद उसने फ़ोन आते थे कि ये करेंगे। मैं बात सुन, अगर बात रहो ना पहाड़ पे आ जाओ, असला लेके कुत्ते की तरह लड़ते हो, कुत्ता पीछे से चक मारता है तो हमारा सिपाही जा रहा है पीछे से गोली लगाते हो, ये नहीं होगा। आओ पहाड़ पे, मैं भी ले आता हूँ पहाड़ पे, लड़ाई करते हैं, फिर पता चलता है। तो उसके बाद वो कि अच्छा इसमें में ये था कि जो अच्छा काम होता था उसकी प्रेस, जिसमें ज़्यादा बंदे उनको ठुका देते हम, तो उसमें जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता था। नीचे का काम, नीचे डीआईजी थे, अंदर में 3 डीआईजीज थे, मैं एडिशनल आईजी था, फिर एसएसपी व एसएचओ। तो एसएचओ लेवल का काम होता। मैंने कहा तू कर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारा क्रेडिट मैंने लेना है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस तू कर, ये तेरी लेवल है, तुम्हारे मशहूरी तो हो। तो इसी तरह ये इससे ज़्यादा काम है तो डीआईजी डीएसपी करेगा, एसपी करेगा, डीआईजी करेगा, फिर मैं करूँगा। अच्छा काम था, मैंने प्रेफर कर दी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये किया आपने, वो किया। मैंने कहा कि अभी चाय चल रही है। वो जियो वालों ने चालाकी ये कि उसने कैमरा ऑन कर दिया और जो है ना वो उस पर मुझसे सवाल किया। अब हम ऑफ द रिकॉर्ड है, गप लगा रहे, सर ये टारगेट किलिंग का हल क्या है? मैंने कहा टारगेट किलिंग का हल है टारगेट किलिंग। अब पहले एक हमारा जो है ना वो शहीद रोज़ाना जनाजे की नमाज पढ़ के जो है ना अकबर साहब के साथ थक जाते थे। जब हमने टारगेट किलिंग का जवाब दे दिया ना
अब 6-8 महीने के बाद कोई नुकसान होता है, सीधे हो गए ना सारे। अब वो उन्होंने रिकॉर्ड पे चला दिया। अब जनाब वो मुझे फ़ोन आया तो जियो देखो, जियो देखो। तो मैंने कहा कि यार ये क्या है, वो कामरान खान शुरू है आज कामरान खान के साथ। ये देखो कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट, कहाँ गई मेरिट, कहाँ गई ये क्या कर रहे हैं जी कराची पुलिस चीफ। फिर वो चला है मेरा टारगेट किलिंग का हाल है, टारगेट किलिंग। अच्छा बार बार फिर इसका फ़ायदा हुआ या तो नुकसान हुआ? ना सुने ना, फ़ायदा तो हुआ, फ़ायदा तो सबको पता लगा, पहले ही फ़ायदा हुआ, ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं वो चौधरी इफ्तिखार भी तो था ना, मसला ये था। तो मैं इसका चला गया सीधा, क्योंकि ये जिसने नहीं सुना उन्होंने भी सुना। क्राइम में तो बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। मैंने जो है ना वो आता था 3 आदमी के साथ, एक वकील था कोई, कौन 3 आदमियों के साथ आता वो था? चौधरी इफ्तिखार जब कोयटा बलोचिस्तान का था ना, जब कोयटा आता था तो खाने वाने कट्टे 3-4 आदमी आपस में थे, इनके दोस्त, वो खाते थे खाना कट्टे। तो मैं चला गया उसके पास, जो उसके दोस्त थे जिनके पास आता था ये, प्रोटोकॉल तो हम ही देते थे ना, सिक्योरिटी। मैंने कहा जी बात सुनने, मैं सिंध का आदमी हूँ, न मेरा बलूचिस्तान में घर है, न कोई ज़मीन है, न कोई इंटरेस्ट है। मैं इतनी दुश्मनियाँ बोल रहा हूँ आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मुझे चीफ जस्टिस ने बेइज्जत कर दिया, जैसे कोर्ट में बुला के करता है, कुछ कहा, तो मैं दिमाग मेरा कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी जवाब दे सकता हूँ कि आइडिया ये नहीं। आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को ऐसे ही कहा? उसके दोस्तों को, दोस्तों को कहा? जिनके पास आता था आता ना, था। अभी आना था, तो उनसे जाके कहा कि मैंने कहा फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता है, उसको बता दो कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी बता, रिएक्ट तो करता ही करता हूँ, रिएक्ट तो करूँगा, तो उसको समझा दो। मैं आप लोगों की जो है ना, उनको कहते थे सेटलर जो बाहर के, तो मैंने कहा आप लोगों की मैं जंग लड़ रहा हूँ। कोई ज़्यादातर पंजाबी सेटलर थे जिनके पास वो आता था। दूसरी बात यह है कि मैं फिर इधर से चला जाऊंगा, छुट्टी जाऊंगा या तबादला कराया जाऊंगा, फिर निकल जाऊंगा, ये बात आप समझ लो। फिर जब चौधरी साहब आए उनके पास, तो उन्होंने बताया कि यार ये तो हमारी जंग लड़ रहा है और सारा हमें इतना अमन दिया हुआ है इसने, तो ये तो निकल जाएगा। तो फिर उसने मुझे बुलाया उधर, पर खाने पे ही बुलाया। कहता यार इस तरह ना क्या कर, जो है ना हमें जवाब भी देना होता है दूसरों को कि भाई बाकियों को तो मैं खींचता हूँ, आपको मैं कुछ भी ना कहूँ तो वो फिर सारे कहेंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं कहा था, ये आफ्टर रिकॉर्ड था, गप लगा रहे थे, उसने ऑन रिकॉर्ड कर दिया, अब मैं क्या करूँ। कहता चलो छोड़ो, बस थोड़ा सा ख्याल करो आइंदा के लिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरा दोस्त बन गया। दोस्त बन गया? हाँ फिर दोस्त बन गया। अच्छा सर, कराची पुलिस चीफ रहे हैं आप। कराची में बंद बोरियां, लाशें बहुत मिलती रही हैं, तो आपकी फाइंडिंग क्या है कि वो कौन बंद बोरियों में ये लाशें भिजवाते थे? ये एमके वाले तो सारे यही करते थे। और दूसरी ये चीज़ें है कि आप देखें ना, ये कल्चर जो है ना, ये उनका क्या मकसद था, क्या था, तो बिल्कुल इनमें शक तो कोई है नहीं, और तो कोई कर नहीं सकता था ये आपने बहुत सारे पकड़े, फिर वहाँ से एमक्यूएम से या लंदन से आपको प्रेशर आया? नहीं, मेरे पास प्रेशर आता नहीं था। मैं क्या करता था कि इसमें जो मुद्दई था ना, जिसके साथ ज्यादती, मुद्दई को रख के केस मजबूत बना देता कि इसको ठोका जाए, टेररिज्म में ठोका जाए। तो इसलिए मुझे किसी ने आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग बेचारे मजलूम है काफ़ी, तो उस पे जो है ना वो मैं उनकी मदद करता था, कि हमने कोई फ़ायदा तो कुछ दिया नहीं ना, इन बेचारों से कलम छोड़ के पिस्टल दे दिया ना, तो उस वजह से इनका नुकसान बड़ा हुआ। सर, पब्लिक सर्विस कमीशन की आप बात कर रहे थे और बात आधे में रुक गई कि लोगों की जो शिकायतें, पब्लिक सर्विस कमीशन में आप मेंबर भी रहे हैं, आपने क्या देखा उस पीरियड में और इस पीरियड में? हमारे पीरियड में ये था कि मैं जब गया था तो फिर वो पुलिस वाला एक था, फिर मैंने अलीम जाफरी को कहा। अलीम जाफरी बड़ा अच्छा अफसर है, कराची का है, तो उसको मैंने कहा यार तू रिटायर के बाद इधर आ जा, बस रिटायर हो रहा था, मैंने कहा तू मेंबर बन जा। तो कहता है कि यार मैं तो बस भाई मेरे उधर लंदन है, अमेरिका है, फलाना है, मैं तो उधर चला जाऊँगा। मैंने कहा बात सुनना, इधर है कम से कम 2 पुलिस अफसर होंगे, पुलिस की नौकरियाँ बहुत होती है, एएसआई, इंस्पेक्टर, फलाना, तो उसमें एक पुलिस अफसर का काम नहीं है ये। और दूसरे अगर सिलेक्ट करेंगे उनको पुलिस का तजर्बा ही कोई नहीं होगा,
तो वो सिलेक्शन भी सही नहीं होगी और आप मेरिट करेंगे तो आप आ जाओ। और दूसरा मैंने कहा कि आप बता भी सकोगे उर्दू स्पीकिंग लोगों को कि भाई इधर आ जाओ, वो आते ही नहीं हैं, चले जाते हैं अमेरिका इधर उधर, और उनके डोमिसाइल पे जो है दूसरे सूबों को आ जाते हैं, झूठे डोमिसाइल बना के वो आ जाते हैं उन सीटों पे। तो मैंने कहा कम से कम उनको विलिंग कर, तो क्या होगा यार, तू जो है तू भी मेरा ऐसी चीज़ है, तू कराची से निकला ही नहीं, तो अगर पोस्टिंग थोड़ी सक्कर में हो गई या लड़काने में, कौन सी बड़ी बात है यार। तो वो अब इसलिए कहते हैं जी कराची में ही रहना है, तो इसलिए आते ही नहीं है। मैंने कहा तू सर ये तो आपने बड़ा इंकशाफ कर दिया आज के कराची वालों के उस पे नौकरियों पे जो है ना झूठे डोमिसाइल बना के दूसरे सूबे में भर्ती हुए। बिल्कुल इस तरह है ना, आप देखे रेट लगा हुआ है। एक दिन मैंने कहा था जाफरी को, मैंने कहा यार तू देख एमक्यू वाले चीख रहे हैं, वो जो उधर अपना जो है ना, उनको जाफरी अच्छा आदमी, मेरिट वाला आदमी था, तो मेरी बात भी मानता था। मैंने कहा देख कि उर्दू स्पीकिंग डीसी है सेंट्रल का, सेंट्रल उनका दिल्ला उर्दू स्पीकिंग है, और उधर बाहर जो है ना अफगानी में बैठे हुए उसके एजेंट जो बना रहे हैं डीसी ऑफिस के बाहर। डीसी से बाहर। मैंने कहा चेक करा, इंक्वायरी करा, आज भी करा आप इंक्वायरी। यार रेट है कि आपने अगर सही भी आप कराची के हो तो सही के 3,000 है, तो बाकी जब बाहर के हो तो इतने हैं, अगर पंजाब के हो तो 15-20 हज़ार है, और अफ़गानी है तो इतने हैं। एक पैकेट भी है कि उसको जो है शनाख्ती कार्ड नादरा से भी, नादरा में भी लोग बैठे हुए हैं, नादरा से शनाख्ती कार्ड भी बना के देने पाकिस्तानी, CRPC PSP ये दे देंगे। अब ये अंदाज़ा करो कि वो उसके बाद एक और बताता हूँ बात, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की पोस्ट थी, उधर एक बंदा आया, इंटरव्यू लेटर तो पास जैसे भी की, इंटरव्यू मेरे पास था, डॉक्यूमेंट्स में सबके देखता था, वैसे ही जनरल भी वो डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे हवाले करते थे कि आप डिटेल देख लो। मैंने देखा कि उसका जो CR, ये जब मैं अब नाम भी बता PRC जो है ये पड़ा हुआ है रिकॉर्ड इसमें, सिंध प्रोसेस कमीशन में। हाँ, तो मैंने कहा कि उसका देखा कि CRPC और डोमिसाइल दोनों इकट्ठे ये बने हुए आखिरी तारीख जो पैसे जमा कराने होते हैं ना, वो कराची से इसका बन रहा है आखिरी डेट, और उसी डेट फॉर्म जमा कराने के आखिरी दिन पे डोमिसाइल बन रहा है। जी, वो जो PRC ट्रेजरी में जो करते हैं ना, जी ट्रेजरी में जो जो पैसे जमा पैसे कराते जमा हैं, कराते हैं। फीस 5,000 थे या 500 थे, 1,000 फीस इस्लामाबाद से जमा हो रही है, क्योंकि ट्रेजरी का मैंने कहा देखा उनका, तो फीस इस्लामाबाद जमा हो रही है आखिरी डेट पे, माना अप्लाई करने की आखिरी डेट पे, और डोमिसाइल कराची का बना हुआ है उसी डेट पे। उसी डेट पे। ये तो कमाल नहीं है बड़ा कमाल कि है। उसी डेट पे जो है ना डोमिसाइल और PRC दोनों इकट्ठे, वो कराची से बन रहे हैं और ये उधर से बन रहे हैं। अच्छा, जब भी इनको लेटर लिखो DC ऑफिस को तो कहते हैं हाँ हाँ जमा रहा है। अब समझ गए केस पकड़ा गया है तो फाइल गुम कर देते हैं, और मेन होता है वहाँ डोमिसाइल क्लर्क, जिसका ये काम होता है, DC शाम को उसका हिसाब करता है कितना माल आया, अभी भी पता करें, मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, वो जनाब ये हुआ, वो मैंने उसको जो इंटरव्यू लिया, मैंने उससे पूछा कि ये तुम पढ़े, डेट ऑफ बर्थ तो शनाख्ती कार्ड पे नंबर देखा, वो तो गुजरात का था, तो मैंने कहा तो गुजरात का है, पैदा तो उधर गुजरात में हुआ है। कहता हाँ। अच्छा, तो प्राइमरी भी तूने उधर से की है, पंजाब से की है, प्राइमरी से लेके LLB तक पंजाब से की है, और उसके बाद जो है ना वो आप कराची में डोमिसाइल कैसे बन गया? डोमिसाइल तो कहते नहीं वो इधर ये था वो था, जॉब तो था नहीं उसके, तो कहता सारा। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? कहते अब मैं स्टेट एजेंट का काम करता हूँ। मैंने कहा देखा अभी कहाँ रह रहा है? तो मैंने उससे पूछा, कहता सर अभी जो है ना वो, मैंने कहा यार ये बहरिया टाउन और वो DHS सिटी की वजह से ना स्टेट एजेंट में काम भी थोड़ा सा रुक गया है। नहीं सर नहीं, ये मैं इस्लामाबाद में करता हूँ। और मैंने कहा हाँ वो ठीक है, बड़ा अच्छा करते हो। अब पैदा भी पंजाब में हुआ है, पंजाब प्राइमरी से लेके LLB तक पंजाब है, और अभी भी पंजाब में रह रहा है या इस्लामाबाद में रह रहा है, और आखिर ये कैसे बन गया? अच्छा, मैंने सारा नोट किया फाइल, मैंने तो ज़ाहिर इंटरव्यू में तो वैसे ही फेल होना था उसने। उसके बाद मैंने मीटिंग थी की उसमें कमीशन उसके चेयरमैन के साथ 15 दिन में सारे मेंबर्स की मीटिंग होती थी। मैंने सारा फाइल ले आया,
मैंने कहा कि ये उसमें 2 डीएमजी के मतलब जिधर भी डीएमजी वाला है उसने सपोर्ट करनी ही करनी है। और नाम भी बता रहा हूँ, एक एजाज अली खान का था, वो दूसरा सिद्दीक मेमन था, ये दोनों डीएमजी के माशाल्लाह। आप सुने वो, मैंने कहा कि ये जो है ये सर ये है कि पैदा भी उधर हुआ है, और मैंने पैदाश का आईबी से भी चेक कराया कि वाकई उधर हुआ है, पूरा पक्का काम किया। उसके बाद पढ़ा भी उधर है, प्राइमरी से लेके सारा, अभी भी उधर रह रहा है। तो आखिरी डेट पे वहाँ ट्रेजरी के उधर भर रहा है, इधर उसके फरिश्ते जो है ना डीसी ऑफिस से ये निकाल रहे हैं। सर आप देखें डीएमजी वालों को माशाल्लाह, दोनों जवाब देखें। सर देयर इज सिविल सर्विसेज एक्ट दैट इफ एनी पर्सन, वो खास तौर सिंध का जो है ना जो ये करते रहे, एनी पर्सन who stays for 3 years in particular district, he can get the domicile of that district. मैंने सुभान अल्लाह, आप 20 साल रहे हैं ना पंजाब में, आपको डोमिसाइल नहीं देंगे। सरहद में आप 40 साल रहेंगे ना, आपको डोमिसाइल नहीं मिलेगा। ये सिंध का आपने बनाया, हाँ सिंध का है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सिंध का आप लोगों ने जिसने भी बनाया है इसकी, ताकि ये धंधा जारी रहे। अब ये मुझे बताएं कि पैदा उधर हुआ, कौन से 3 साल इसको माँ ने पैदा करके कराची ले आई, और ताकि ये डोमिसाइल मिल जाए, फिर ले जाओ। फिर 5 साल में तो फिर उसने 5 उम्र में तो फिर प्राइमरी पढ़नी है ना उधर। तो वो 3 साल बताओ इसको माँ इधर ले आई, कहाँ रही, किस घर में रही, ज़रा ये डीसी ऑफिस से पूछ लो, ये भी तो बताओ ना कि डोमिसाइल के लिए माँ इसको ले आती है। बड़े शर्मिंदे हुए। मैंने कहा सर ये तो सपोर्ट कर, सारी उम्र तुमने तो डोमिसाइल के पैसे खाए हुए, इसीलिए जो तू सपोर्ट कर रहे हैं इनको, झूठे डोमिसाइल को, और आज तक भी कर रहे हैं ना, बना रहे हैं ना ये। तो उसके बाद बड़े शर्मिंदे हुए। मैंने कहा करो। फिर हमने चेक किया। मैंने कहा सर डीसी को नहीं लिखे लेटर, वो डीसी को लिखेगा, डीसी के हाथ से ही है, लेटर लिखो चीफ सेक्रेटरी को, और ये पूरे इसमें बताओ ये पैदा इधर हुआ है, ये हुआ। वो 3 साल बताए, हमें एड्रेस बताए कि कहाँ रहा कि है। इसकी माँ कहाँ रहती थी इसको लेके, ज़रा वो मुझे 3 साल बताए। उस घर के एड्रेस तो बताए, घर का एड्रेस तो लेते हैं ना आपसे, जब डोमिसाइल बनाते हो तो आप एड्रेस लेते हैं, वो ज़रा मुझे बताते। फिर चीफ सेक्रेटरी को लिखा, फिर चीफ सेक्रेटरी ने ज़ाहिर इंक्वायरी एक बिठाई थी। कुछ भी नहीं बिठाई, उसने कल सर वही डीसी को भेज दिया। इंक्वायरी कहाँ बिठाते हैं, चीफ सेक्रेटरी में उसी पैदाश उसकी यही है ना, उसने भेज दिया उसी डीसी को, कंसर्न को। अब उसको पता लग गया कि यार गड़बड़ हो गई है, तो डोमिसाइल किलर को कहा फाइल गुम करो। उसने फाइल गुम कर दी। उन्होंने कहा जी ये हमारे साथ इशू, हमारे से इशू नहीं भाई, ये देखो दस्तखत, आप फोरेंसिक तो कराओ कि ये दस्तखत किसके है। नहीं कराई फोरेंसिक, खामोश रहे। फोरेंसिक कराओ। जब आपने इशू नहीं किया, वो डोमिसाइल क्लर्क ने फाइल जला दी कि भाई ठीक है हमने तो नहीं इशू किया। नहीं इशू किया तो इनके पास दस्तखत जो आप लोगों के हैं ना, तो पता चल जाएगा ना उन्होंने कैसे दस्तखत, उसके खिलाफ एक्शन बना लो ना जिसने दस्तखत की है। सर माशाल्लाह आपकी बातें इतनी हैं, आप पूरी सिंध की हिस्ट्री हैं, दिल तो नहीं कह रहा कि आपसे इजाज़त ले, लेकिन वक्त जो है वो हमें मजबूर कर रहा है कि आपसे इजाज़त ले। एक और आपसे एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं, लेकिन जितना भी हुआ आपने टाइम दिया, आपका सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जब भी कहेंगे मैं हाज़िर हूँ, और मैं तो गाइड भी कर सकता हूँ। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि किसी दिन सीएम साहब ने मिल भी लूँ। काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं कि और कुछ भी नहीं, मशवरा तो दे सकता हूँ। व्यूअर्स, आपने शब्बीर शेख साहब जो सिंध में आईजी भी रहे हैं, कराची पुलिस चीफ भी रहे हैं, और सिंध में डीआईजी, एसएसपी से एएसपी तक रहे हैं, और मेंबर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में रहे हैं, इंतहाई बोल्ड रहे हैं, क्राइम फाइटर रहे हैं। उनको ना करने का ढंग भी रहा है। सिंध में उनकी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो वायरल भी हुई हैं, उन्होंने बड़े बड़े पंगे भी लिए हैं। हमने तकरीबन कोशिश की सारी चीज़ें पूछने की, काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। तो नेक्स्ट एक और प्रोग्राम साईं के साथ करेंगे। तब तक जिस दोस्तों ने ये प्रोग्राम देखा है, आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि साईं वाला आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।